हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीपीएससी 67 की जो पीटी की एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम पास करवा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टॉपिक ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप करके जाओगे, जहाँ से अधिकांशतः सवाल आयोग में पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कौन लेस इंपॉर्टेंट है, कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं जो सबसे अहम है। तो इसमें भी नेशनल मूवमेंट वाला जो सेक्शन है ना, और इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते हो ना, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बंगाल विभाजन से उठाइए, होम रूल लीग, चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, रॉलेट, जालियांवाला बाग, खिलाफत। देखो इसको हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी कह सकते हैं, लेकिन उसको जब हम तोड़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में ना, तो ये सब निकल के आएगा। कर लो, सवाल आपको दिखने लगेंगे यहां से, और ये मुश्किल भी नहीं है। ये 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का काम है फटाफट रिवाइज करने का। असहयोग, फिर स्वराज पार्टी बना, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक अवार्ड, पूना पैक्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त घोषणा पत्र, क्रिप्स मिशन, बेबल प्लान, कैबिनेट प्लान, संविधान सभा का निर्माण, अंतरिम सरकार का गठन और भारत का विभाजन। तो ये पूरा जो आप यहाँ पे इसको देखेंगे ना, तो ये एकदम से वीवीआई, यानी वीवीआई का मतलब है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसकी और कांग्रेस की स्थापना, यहाँ कहानियां बहुत है, संभल जाइएगा, फैक्ट्स पढ़िएगा, निकल जाइएगा। नरम दल गरम दल के अंदर जो लीडर्स हैं कि कौन नरम दल के लीडर हैं, कौन गरम दल के लीडर हैं, और नरम दल का काम करने का तरीका क्या था, दैट्स इट, उतना ही देखना है यहाँ पे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और विदेश में, तो भारत में भी क्रांतिकारी आंदोलन अभिनव भारत मित्र मेला टाइप का हुआ था, और विदेश में भी भिखाजी कामा और इंडिया हाउस ये सब बना हुआ था। तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स और कुछ नहीं करके निकलना है यहाँ से। 3 दिल्ली दरबार हुआ था, साम्यवादी आंदोलन में एम.एन. रॉय और कुछ किताबें जो हैं उसको देख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ट्रेड आंदोलन स्किप कर सकते हैं आप, यानी इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये मैं बताते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, एक एक फैक्ट चुन चुन के पढ़ लेना, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। उसके बाद 1937 का चुनाव अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मंत्रिमंडल का गठन भी अच्छे से देख लीजिएगा। सांप्रदायिकता का विकास छोड़ सकते हैं, जो छोड़ सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की मांग और विभाजन, इसको देखना। अच्छा, सांप्रदायिकता का विकास आपको छोड़ना है कि वो मॉडरेट फेज कब था, एक्सट्रीमिस्ट फेज कब था। आपको यहां से बस मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कब मांगा गया, पाकिस्तान का विभाजन वाला कहानी करके बंद। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज अच्छे से करके जाना है। शाही नौसेना का विद्रोह कौन कौन था, कैसे खत्म हुआ, दैट्स इट। आर्थिक नीति के अंदर आपको ये टॉपिक वैसे ओवरऑल बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ 3, रैयतवाड़ी, जमींदारी और महालवाड़ी, कहाँ लगा था, किसने लगाया, क्या था, दैट्स इट, और कितने % पे लगा हुआ था, करो खत्म। किसान और जनजातीय आंदोलन, सिर्फ लिस्ट याद कीजिए, हटाइए, कुछ नहीं करना हुआ। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जरूरी है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती टाइप की जो पर्सनालिटी है उनको आपको यहाँ पर देखना होगा। सवाल यहाँ से बनता है। इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तीसरे और लास्ट सेक्शन के अंदर, तो यूरोपियों का भारत आगमन, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लगाओगे फंसेगा, क्योंकि रीजनल स्टेट के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सिर्फ बंगाल के साथ क्या हुआ, मैसूर के साथ क्या हुआ, कर्नाटक के साथ, और क्या हुआ ज़्यादा नहीं, कहाँ लड़ाई हुई, कैसे, क्या, किस संधि से वो लड़ाई रुकी, टीपू कब मारे गए, टीपू कब मारे गए, हैदर अली कब मारे गए, इस तरह के फैक्ट्स आपको देखने हैं। और यूरोपीय कंपनी के आने का सीक्वेंस, पहली फैक्ट्री कहाँ बैठी, दूसरी कहाँ बैठी, हो गया, किसने, अच्छा एक और चीज, किसने उनको छूट किस तरह से दी, कहाँ कहाँ, किसको गोल्डन फरमान कहते हैं, इतना करके इसको बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाइएगा।
ये इसके साथ ही हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। शिक्षा का विकास की अगर हम बात करें तो शिक्षा को यहाँ देखना पड़ेगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच से लेकर जो भी सैडलर आयोग सब थे उसको थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको देख लेना। अंग्रेज के काल का संवैधानिक विकास, तो अंग्रेज के पीरियड में क्या संवैधानिक विकास था, वही 1773 से स्टार्ट हुआ, 1935 तक रुका। हाँ, सब में 3 से 4 ही लाइन आपको मिलेंगे बस, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, बाकी को आप हटा सकते हो। गवर्नर जनरल और वायसराय 5-5 साल पे तो आते गए हैं, लेकिन उसके अंदर 10 to 15 ऐसे गवर्नर जनरल और वायसराय हैं जिनसे बार बार सवाल पूछता है, बाकी को सब छोड़ देता है। कांग्रेस के सेशन 10 to 15 ऐसे सेशन हैं जो बार बार सवाल में आते हैं, अदरवाइज बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। पत्र पत्रिका आपको देखना पड़ेगा और उसके लेखक, तो इस तरह से आप कुछ को स्किप कर सकते हैं, कुछ को, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक तो बड़ा भी है और दूसरा सवाल भी अधिक आते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम मौका है आपको चीज़ों के स्किप करने का, लेकिन तब भी आप छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। ज्योग्राफी को आप पढ़ना कैसे, यूनिवर्स तो चलो ठीक है, तारा पढ़ लोगे, सूरज पढ़ लेंगे, जो भी नज़दीक की तारा है, दूर की तारा है, वो सब आप देख लेंगे। उपग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, ये आप देख लोगे। अक्षांश और देशांतर रेखा जो है ना, एक तो आपको पहचान होना चाहिए 23 डिग्री का, 0 डिग्री का, 66.5 डिग्री का एक पहचान होना चाहिए कि कौन सा शीत कटिबंध है, यानी कौन सा टेम्परेट जोन है, कौन सा ट्रॉपिकल जोन है, कौन सा फ्रीज जोन है, ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ जो आपको याद करना है, 0 डिग्री टाइम लाइन, 180 डिग्री डेट लाइन, ये दोनों कंफर्म कर लीजिएगा जो लॉन्गिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड लाइन में 0 डिग्री और दोनों ऊपर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा है उसको, और 0 डिग्री ये किन देशों से गुजरती है, उसके बाद पढ़ना ही मत, पढ़ना ही नहीं, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कि कैसे ठंडा और गर्म होता है नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसके स्किप कर सकते हैं। वर्ल्ड का अब उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ रुकना है, इंडिया को भी यहीं लपेट लेना साथ में, यानी भारत और विश्व दोनों के मैप को आपको एक साथ निकाल देना है। जो भी माउंटेन इंपॉर्टेंट लिस्ट है, 20 माउंटेन से ज़्यादा आपको, 20-25 बहुत हो गए, 10-15 प्लेटो है, माने पठार है। उसके बाद मैदान को आपको नहीं देखना है, हाँ थोड़ा सा कास्ट मैदान और कैसे बनता है इसको जान लीजिएगा, मोनोडोनॉक क्या होता है ये जान लीजिएगा, 2 फैक्ट, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हाँ, लोएस का मैदान भी एक आप देख सकते हैं। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल बनता कैसे है एक वो, और ठंडा मरुस्थल कौन है और गर्म मरुस्थल कौन है, उसका लिस्ट एक बार देख लेना। द्वीप में कौन बड़ा है, तो टॉप 1 2 3 करके 4-5 है, वो देख लीजिएगा। और भारत का जो कुछ न्यू मुड़े द्वीप है, गंगा सागर द्वीप है, आलिया बेट, खारिया बेट है, उसको थोड़ा सा देख लेना। ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रासलैंड को आप 2 भाग में बांटेंगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल में कौन कौन आता है, टेम्परेट में कौन कौन आता है, एक बार बस बायोम को और को छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि बायोम में जो है ना 0 डिग्री ट्रॉपिकल पे जो रेन फॉरेस्ट है, एक अगर कहोगे बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक वो वाला है, और एक मानसून वाला है। मानसून 1 जो है, जो हमारे यहाँ पाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा परेशान करेगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 0 डिग्री को एक बार देख लीजिए, और ये जो हमारा अपना मानसूनी फॉरेस्ट है उसको आप देख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप आएंगे तो चट्टान, टॉपिक तो हमको लिखना पड़ेगा ना, तो चट्टान में क्या पढ़ोगे आप, आग्नेय अवसादी और रूपांतरित, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। यहां पे आपको जो सबसे ज्यादा देखना है वो रॉक साइकिल को देखना है। रॉक साइकिल में भी आप खास करके रॉक साइकिल तो देखेंगे ही, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक को आपको ध्यान रखना है कि कैसे रूपांतरित होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण। तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन कैसे बदलता है, जैसे चूना पत्थर कैसे संगमरमर बनता है, उसका सिर्फ लिस्ट पढ़ना है, दैट्स इट। और 2 काम, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, उसके अंदर शीट्स मतलब लेयर्स होते हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम एडिसिव मिलता है, और अग्नि चट्टान होता कैसा है, उसके जो फीचर्स है ना कि उसके अंदर पोर नहीं होता, तो उनको एक बार आप सिर्फ देख लीजिएगा, देखने भर से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वेदरिंग, इरोजन, तो अपक्षय अपर्दन, यहाँ पे क्या होता है पता है,
अपक्षय तो चलो ठीक है, आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपर्दन में क्या है कि दो तरह के, एक तो आप इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, यानी रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, विंड है, और इन सब के द्वारा दो तरह की स्थलाकृति बनती है। एक तो बनती है काटने के कारण, और दूसरा बनता है जमाने के कारण। तो ये एक परेशान करने वाला है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि किस नदी के से या ग्लेशियर से किस तरह से उनके निक्षेप के द्वारा यानी डिपॉजिट के द्वारा स्थलाकृति बनती है, और किस तरह से उसके इरोजन यानी कटाव के द्वारा स्थलाकृति बनती है। उसका एक बार कॉपी पे नोट करके पढ़ जाइएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब वर्ल्ड का जो क्लाइमेट प्रदेश है ना, महेश वर्णमाल में जितना दिया है ना, उतना ही देख लेंगे ना 1-1.5 पेज का, तो उलझेंगे नहीं। और अगर आपको बहुत इजी करना है इसको, तो एक तो 0 डिग्री वाला देख लेना, समझिए इसको। आपको बहुत आसान करना है ना ये जलवायु प्रदेश, तो आप 0 डिग्री वाला देख लीजिएगा, क्लाइमेट का नेचर क्या है। और एक मेडिटेरियन क्लाइमेट को देख लीजिएगा, और एक चीनी तुल्य जलवायु को देख लीजिएगा। 3 देख के आप छोड़ सकते हैं। बहुत मन करे तो मॉनसूनी क्लाइमेट भी देख लेना, इसके अलावा नहीं देखिएगा, तब भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, 4 0 डिग्री, भूमध्य सागरीय, चीनी तुल्य और मॉनसूनी आप देख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। एटमॉस्फेयर की संरचना, वायुमंडल की संरचना में उलझना नहीं है, आपको लेयर्स पढ़ने हैं। ओजोन कहाँ है, लेयर्स की थोड़ी विशेषता देखनी है, हाइट देखना है, और एक चीज और देखना है कि एक तो आप आयन मंडल को देख लेना, उसके लेयर्स को एक बार देख लीजिएगा, और कहाँ से क्या और मतलब जैसे मेट्रॉयड है तो कहाँ आके जल जाता है, बलून कहाँ रहता है, जो वेदर बलून है उसको कहाँ रखा जाता है, घटनाएं जो भी ज्योग्राफी जो भी इस तरह के आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है, उसको एक बार देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ पवन को आसान कर लीजिएगा। कैसे आसान कीजिएगा, गर्म हवा कौन है, ठंडी हवा कौन है, और एक सीजनल हवा कौन है, उसमें डिवाइड कर लीजिएगा, देख लेना। मन करे तो सेकेंडरी विंड जो होता है ना, जैसे कैटाबेटिक विंड है, एनाबेटिक विंड है, लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज है, तो उसको एक बार एक झलक पर देखना है। उसके अंदर कोई फैक्ट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई फैक्ट्स नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद चक्रवात, तो एक बार साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कि आपको नाम देखने हैं और फीचर्स देखने हैं। उसके कोई डिजाइन के अंदर नहीं जाना, कहाँ क्या होता है नहीं जाना, नाम और फीचर। आंख में बारिश नहीं होती है, इतना याद कर लीजिए, हो गया। कि कैसे उसका डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उसको देखना है। वर्षा के प्रकार स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। लवणता की बात करें, सैलिनिटी की बात करें, तो जो डाटा है ना लेक वॉन का कि कितना अधिक है, डेड सी में क्या है, तो 3-4 का कर लीजिए, टॉप का खत्म कहानी। ज्वार और भाटा कब आता है हाई टाइड और कब आता है लो टाइड, सिर्फ जो पूर्णिमा अमावस्या वाला चक्कर है ना, अष्टमी और इसका सप्तमी वाला, उसको बस देख लो कहाँ कितना आता है, याद करने की जरूरत नहीं, 12 घंटा 26 मिनट पे आता है ऑलमोस्ट, तो वही रहेगा। महासागरीय नित्तल और उचावच की बात करते हैं। देखिए हम आपको डीप में समझा रहे हैं इसलिए कि आप कहाँ से क्या पढ़ेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम कॉन्टिनेंटल नित्तल और उचावच की बात करें तो इसके अंदर वही पढ़ते हैं ना, स्लोप पढ़ते हैं, एबेसल प्लेन पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ते हैं। तो अगर आपको दिक्कत है तो ये सेक्शन आप पूरा स्किप कर सकते हैं। महासागर का उचावच दिक्कत हो रही है समझने में, स्किप कर जाइए, ये सब स्किप कर सकते हैं आप, ये सब स्किप कर सकते। खाई का तो लिस्ट आपको याद करना होगा, तो ये स्किप करने का मतलब नहीं है कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ है और सुंडा ट्रेंच कहाँ है, तो ये याद करना है। ओशनिक करंट सीधे रट जाओ, गर्म कौन है, ठंडा कौन है, और किस सागर में बहती है ना, सिर्फ उसको रट जाइए, बात खत्म कीजिए। टिप एंड ट्रिक्स एंड वो जो भी है आपके पास होगा उससे आप उसको रट जाइए। कोरल प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति में अंदर जाके सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज थोड़ा सा कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये कर लीजिएगा कि वो किस किस कंडीशन में प्रवाल एग्जिस्ट करता है, यानी कि कौन सा कंडीशन चाहिए उसके विकसित होने के लिए। हो गया। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ है नहीं ऐसा। इंडियन ज्योग्राफी में आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं। भारत का जो भौतिक डिवीजन किया गया है
उसको एक बार देख लीजिएगा। पासेस, ग्लेशियर, नदी का अपवाह तंत्र, उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी सहायक नदियां, उसके ऊपर जो डैम बने हुए हैं उसको देखना है। अब फीचर्स देखने की जरूरत नहीं है कि हिमालय नदी तंत्र का कौन है, प्रायद्वीपीय का। सीधे नदी पढ़िए, उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़िए, उसके ऊपर कोई ऐसा वाटरफॉल है या कोई डैम है तो उसको देख लीजिए, बात खत्म हो गई। अब झील और आपको लेक देखना है, वाटरफॉल देखना है। मिट्टी, अगर आपको लगता है दिक्कत, छोड़ दीजिए। ट्राइब्स को आपको देखना पड़ेगा, वो इंडियन ट्राइब्स को भी देखना पड़ेगा और विदेश के मतलब इंडिया के बाहर के भी ट्राइब्स को आपको देखने पड़ेंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर भी 20 के आसपास ही ऐसे आंकड़े हैं जहां से अधिकांश सवाल पूछा जाता है, तो उतना भी हो जाएगा ना तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका काम निकल जाएगा। बंदरगाह इजी, विश्व के देश और उसके नाम जो कुछ बदले गए हैं वो भी, नदी किनारे वर्ल्ड का और इंडिया का देश या कोई सिटी है उसको भी आपको यहाँ पर देखना है। अब आप कहोगे आप तो सब बता ही रहे हो, हम सब नहीं बता रहे हैं, टॉपिक तो आपके पास जाएगा ही और वो आपको देखना है, लेकिन उसमें से कितना देखना है ये अहम है, वही कम होता है। एक्चुअली आपको कितना पढ़ के निकल जाना है ना वो होता है। टॉपिक तो आप छोड़ नहीं सकते, कुछ को छोड़ सकते हैं, तो किसी में 10% पढ़ना है, किसी में 80% पढ़ना है, तो वही बस आपको समझाना होता है। भाषा स्किप, वाटरफॉल तो करना है, बांध करना है, और ये सब जो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क तो आप करोगे ही करोगे। लैंड लॉक्ड कंट्री एक बार देख लेना, लैंड लॉक्ड कंट्री एशिया का भी देख लीजिएगा, यूरोप का भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी हो जाएगा। पॉलिटी में देखो, अब पॉलिटी में आएंगे, कहेंगे इतना सारा है कैसे होगा। देखो पॉलिटी में क्या करना है, जैसे संविधान का जो संविधान सभा बना था जिसने संविधान का निर्माण करवाया, उसके बेसिक फैक्ट एक झलक। संविधान सभा का उद्देशिका क्या, पूरा तो आपको याद होगा नहीं, अगर आपने याद नहीं कर रखा है तो आपको क्या याद करना है कि किस कब कौन सा संशोधन में उसको बदला गया, 3 वर्ड जो जोड़े गए वो क्या थे, कहाँ से स्टार्ट होता है, कब इसको एक्सेप्ट किया गया, कितने न्याय हैं उसके अंदर, कितनी समानताएं हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, नंबर याद कर लीजिए, अंदर के फैक्ट्स याद नहीं करने हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और 4, तो 1 2 3 पे फोकस करना, 4 में कुछ है नहीं। जो पहला लाइन आ रहा है ना, हम पहला लाइन जो आ रहा है भारत अर्थात इंडिया, तो ये जो पहला लाइन है ना सबका, सिर्फ पहला लाइन याद कर लीजिएगा। जब आप जाएंगे तीसरे में तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो हाल में बने हैं, जैसे JNK, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अगर देखने का मन करे तो देख लीजिएगा, दिक्कत लगे आंख बंद करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST क्षेत्र दिक्कत लगता है छोड़ दो, वो 4 को तो याद कर ही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। नागरिकता 6 to 11 ऊपर एक लाइन, हार्डली 2 लाइन, और 2 लाइन हो गया, और 2 लाइन के बाद क्या करना है, नागरिकता मिलती कैसे नागरिकता मिल सकती है, बस उसको एक बार देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट थोड़ा फंसाएगा आपको, क्योंकि यहां से जो स्टार्ट होता है ना 12 से 35 तक, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा टाइम यहां पे लगेगा, लेकिन आप इसको, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो 13 to 35 के बीच में, लेकिन एक बात है, इसके सब पार्ट भी आपको देखने हैं। जैसे आर्टिकल 19 है, 1 के अंदर जो 6 है, उसके बाद भी आपको 2 3 4 देखना है, तो ये आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये 1 लाइनर फॉर्म में जो है ना, लुसेंट में या कहीं पे भी लिखा है, सिर्फ उसको ही देख लीजिए आप, तो उसके बियॉन्ड सवाल नहीं आएगा, तो उसको भी देख लेंगे तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य तो याद होने से रहा, 3-4 याद ऐसे कर लीजिएगा कि वो ओवरलैप DPSP और मूल अधिकार के साथ ना हो। नीति निर्देशक तत्व भी याद तो होगा, ये मुश्किल है अगर नहीं आपने किया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसके फैक्ट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट या DPSP के साथ ओवरलैप ना कर जाए, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट संशोधन, हार्डली 20 ऐसे संशोधन हैं या 22
जिससे आपके अधिकांश सवाल सॉल्व हो जाएंगे। महत्वपूर्ण अनुसूची, तो ये तो ज़्यादा है नहीं शेड्यूल, उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 50 के आसपास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको हम उसका PDF ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप वहाँ से देख सकते हैं। और संविधान के भाग में कुछ खास नहीं है, तो भाग याद करना ईजी है और आपको करना भी चाहिए। इसके बाद इंडियन जो केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार हैं, तो इसमें देखो क्या होता है। ये कैसे आसान है, ये है बहुत लेंदी, ये बहुत लेंदी है, बट आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना क्या है और कैसे पढ़ना है ये सीख लीजिए। जैसे ही आपने राष्ट्रपति को पढ़ा ना, तुरंत राज्यपाल को पढ़िए, उपराष्ट्रपति कोई बात नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री को पढ़ा ना, सीधे मुख्यमंत्री को पढ़िए। केंद्र मंत्रिमंडल, केंद्र के मंत्री एज इट इज सेम पावर होल्ड करते हैं जैसे राज्य के करते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय समिति एज इट इज है जैसे वहां है। संसद का जो काम यहाँ है, विधानमंडल या विधानसभा या विधानमंडल जो भी है वहां पे होते हैं, एज इट इज काम उनका होता है। तो यहाँ पे आपको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये सब रिपीट हो जाएगा। यहाँ एक और चीज, यहाँ अटॉर्नी जनरल होते हैं, वहाँ एडवोकेट जनरल होते हैं, सेम पावर होल्ड करते हैं। तो सेम पावर होने के कारण आप एक पढ़ेंगे तो आपका दूसरा हो जाएगा, आपको वहां जाने की जरूरत है ही नहीं। पंचायत और नगर पालिका, ये एक थोड़ा सा ये भी फंसाता है, क्योंकि पंचायत खास करके बिहार का इतना पसंदीदा टॉपिक है कि इससे सवाल ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, और ये संभव है कि सवाल ना बने। आप बहुत भी पढ़ के जाएं तो सवाल ना बने, ये इसकी संभावना है, क्योंकि इसकी बहुत पसंदीदा टॉपिक है ये। तो उस बात का थोड़ा सा पंचायत को लेकर ध्यान रखिएगा, और नगर पालिका भी, तो थोड़ा सा पंचायत को डिटेल में पढ़िएगा, नगर पालिका को कम भी पढ़ सकते हैं। और इसको हटाओ, इसको करने की जरूरत नहीं, तो हम लोग ऊपर देख लिए। इसके बाद जुडिशियरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जुडिशियरी सिस्टम के अंदर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कैसे होते हैं, हटते कैसे हैं, एडॉक जज कैसे होते हैं, उनके जो प्रारंभिक और अपीलीय राइट्स है उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। और उसी तरह से हाई कोर्ट के अंदर, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट देख लेंगे तो हाई कोर्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो भी इजीली निकल जाएगा। और रीट यहाँ पे आपको देखना है, रीट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है उसको एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ दो चीज़ आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी एक संवैधानिक संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था। तो संवैधानिक संस्था की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, यूपीएससी। अब देखो आप यहाँ स्किप क्या कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी टाइप की संस्थाएं हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसको आप हटा सकते हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, समझिए, इसको हटा सकते हैं। आपको एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग, इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद कैग आपको देखना पड़ेगा, महान्यायवादी महाधिवक्ता आपको देखना होगा, मानवाधिकार आयोग एक बार पढ़ लोगे, सिर्फ उनके अपॉइंट करने का तरीका राज्य में बदल जाता है और मेंबर बदल जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है, सारे पावर्स वही हैं, कुछ भी अंतर नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीबीआई को आपको छोड़ देना है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दल बदल कानून देखना है, दबाव समूह हटा सकते हैं। राजनीतिक पार्टी आपको देख के जाना है, कौन स्टेट पार्टी है, कौन सेंटर पार्टी, कैसे दर्जा मिलता है। इसके बाद आप ये सारे सेक्शन, नहीं, नीति आयोग को आप रख सकते हैं, नीति आयोग को देख लीजिएगा, लोकपाल एक बार देख लीजिएगा, और वरीयता अनुक्रम देख लीजिएगा, ट्रिब्यूनल हटा सकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों को हटाना है, कुछ चीजों को आपको लेना है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कम इंपॉर्टेंस रखता है वहां पे। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज को छोड़ दीजिए, इंडस वैली से स्टार्ट कीजिए, वैदिक सभ्यता देखिए, 16 महाजनपद उनका पसंदीदा टॉपिक है, उसको देखो। मौर्य, मौर्योत्तर काल, इसमें आप टॉपिक को से, हाँ, यहाँ पे अब ध्यान क्या देना है, अब मौर्य काल पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है एकदम मोटे मोटे, अशोक के क्या काम है, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या काम है, माने एकदम से कॉमन से सवाल जिसको कोई भी जान सकता है पढ़ के, लुसेंट टाइप का, वही आपको पढ़ना है, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल वहां से आ जाएगा। गुप्त, गुप्तोत्तर का, दक्षिण भारत के राज्य। अब यहां अगर आपको बहुत हेडेक लग रहा है तो आप ये पूरे सेक्शन को स्किप कर दीजिए, ठीक है।
उसके बाद स्थापत्य तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहां से सवाल आते हैं और आसान भी होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत, अब सल्तनत में क्या देखोगे, राजा ने क्या किया, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वहां पे किस तरह के साहित्य थे और किस तरह का आर्किटेक्चर था, इसी के अंदर ऑलमोस्ट चीजें आ जाती हैं। तो उसके अंदर भी वही फंडा है लुसेंट टाइप का, उस तरह की कोई किताब है उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा। मुगल, मराठा राजपूत और सिख छोड़ सकते हैं, मुगल और सूर को आपको नहीं छोड़ना है। सूफी आंदोलन देख लीजिएगा, भक्ति आंदोलन देख लीजिएगा। तो मराठा मुगल को छोड़ दीजिए अगर दिक्कत कर रहा है, क्योंकि मराठा थोड़ा सा परेशान कर रहा है तो उसको आप स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब जब दोनों हो गया तो अर्थव्यवस्था की तरफ आएंगे। इकोनॉमी के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए टर्म्स का, लेकिन अगर आपको टर्म्स समझ नहीं आता, सबको छोड़ दीजिए। अगर नहीं आता तो करना चाहिए आपको, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, इसको कर लीजिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR क्या है बस, और कहाँ जमा होता है। इन्फ्लेशन एक बार देख सकते हो, डिफ्लेशन देख सकते हैं। थोड़ी क्लियरिटी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट में होना चाहिए। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इतना कर लीजिएगा। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक के काम क्या है, कॉमर्शियल बैंक के काम क्या है, और शेयर मार्केट के अंदर सेबी का, और शेयर में निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बुल एंड बियर और ब्लू चिप शेयर, इस तरह के फैक्ट्स थोड़ा सा देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन नहीं समझ में आए छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ सबसे अधिक किसके साथ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं, सब्सिडी छोड़ सकते हो, काला धन छोड़ सकते हो, इंडियन टैक्स सिस्टम टैक्स स्लैब देख लीजिएगा, बस सिस्टम को छोड़ दीजिएगा, टैक्स स्लैब देख लीजिएगा। GST और GST काउंसिल को देख लीजिएगा, ठीक है। PDS प्रणाली देख लेना है आपको। गरीबी और बेरोजगारी, तो पॉवर्टी का मतलब क्या है, लाइंस क्या है पॉवर्टी के तय करने के पैमाने, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो हो गया, इतना से काम बन जाएगा। तो जो इसमें इतने, लेकिन एक चीज यहां मिसिंग है वो थोड़ा ध्यान रखना, वो ये है कुछ फैक्ट्स लाइक राष्ट्रीयकरण बैंक का कब हुआ, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड थोड़ा सा प्लान हॉलीडे, इस तरह के फैक्ट्स जो है ना, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा बस। और जैसे इसका RBI की स्थापना कब हुई, या भूमि विकास बैंक जो है उसकी, तो इस तरह के नबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स जो है ना उसको आप कर लें। इसके बाद स्पेस की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सैटेलाइट की बात करते हैं, प्रक्षेपण यान की बात करते हैं, रक्षा तकनीक, डिफेंस तकनीक की बात करते हैं, बायोटेक, तो इन सब को क्या बोलूं मैं यार, देखो ये परेशान करे ना, पूरा सेक्शन ही छोड़ दो, हटाओ, छोड़ दीजिए स्पेस। अगर आपको दिक्कत लगे तो, नहीं दिक्कत लगे तो ये 5 कैटेगरी, सैटेलाइट क्या होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है, PSLV GSLV के फीचर्स, उसके बूस्टर्स, उसके स्टेज वाले इंजन, उसके अंदर फ्यूल कौन सा लगता है, 10। डिफेंस के अंदर अनमैन्ड व्हीकल जो होते हैं उसको, स्टील टेक्नोलॉजी, इन सबको देख सकते हैं, और नहीं तो इसको छोड़ दो। बायोटेक भी इंपॉर्टेंट है, बट वही है कि अगर दिक्कत हो तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप अपना कर लीजिएगा। अब आते हैं बिहार, तो देखिए बिहार के अंदर एंशिएंट से ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, और भूगोल और आर्ट ये है ना, तो आपको क्या करना है एक्चुअली, देखो बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद बिहार का जो सेंसस है उसको देख लीजिएगा, सेंसस से भी सवाल आते हैं, और बिहार के इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको आपको देखना है। इसके बाद लगे तो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो है नहीं, लाइक पाल काल, नालंदा यूनिवर्सिटी वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा आपको देखना है एंशिएंट में, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। मिडावल में जाएंगे तो शेरशाह सूरी को थोड़ा सा देख सकते हैं, तो और बाकी सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं, चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री को मत कीजिएगा, और थोड़ा ज्योग्राफी कर लीजिएगा और थोड़ा आर्ट कर लीजिएगा, तब भी बिहार आप ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। अब बायो की बात करते हैं। देखिए साइंस के अंदर बायो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अंदर सेल डिवीजन, सेल का थ्योरी और सेल डिवीजन आपको देखना चाहिए। उसके अलावा हाँ ये भी देख सकते हो
जीवधारियों का जो वर्गीय क्लासिफिकेशन जो किया गया है ना, वो देख सकते हैं। और एनिमल और प्लांट जो टिश्यू है उसके बीच अंतर क्या है, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज किस अंग को प्रभावित करता है, किसके कारण होता है, और सिर्फ इंसान में नहीं पौधों में भी अधिकांश सवाल यहां से आप उसको कर लोगे। तो आपको यहां अधिकांश सवाल करने हैं, तो ये सेक्शन वो है जहां से आप अधिकांश सवाल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद एसआई, फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो एसआई गुरुत्वाकर्षण, गति, कार्य, ऊष्मा, हीट, प्रेशर, उसके बाद सरफेस टेंशन और कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आप इन टॉपिक को कवर कर लीजिए सिर्फ, और फिजिक्स को छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री अमूमन इन दोनों सेक्शन से थोड़ा मुश्किल होता है, तो केमिस्ट्री में बहुत अधिक आप दिमाग लगाओगे केमिस्ट्री में, और बहुत अधिक प्रेशर लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे। इससे बेहतर है कि आप ये 4-5 टॉपिक में क्या करना है, जो भी रासायनिक बंधन है या जो उस तरह के नाम हैं, एलॉय जो होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, रबर, प्लास्टिक और बहुलक, तो इसको देख लीजिए। जो भी रासायनिक नाम है उसको देख लीजिए, छोड़ दीजिए बाकी जो मेहनत है ना वो आप और जगह पे कीजिए, वहाँ से ज़्यादा नंबर आपके निकल के आ जाएंगे। अगर कंफर्टेबल नहीं है केमिस्ट्री में तो ये रहा अहम कि कहाँ छोड़ना है, कहाँ कम पढ़ना है, कहाँ अधिक पढ़ना है। तो ये डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया है, और करंट अफेयर्स को लेके तो हम लोग अभी लगातार चर्चा करते रहेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, इसको कीजिए। होपफुली कि यहाँ से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेंगे और अपने आप को सेव कर लोगे एग्जाम में।